नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एनडीए नेताओं ने बिहार के बदलाव में बेहतर तालमेल के साथ कदमताल के लिए बैठक की। उधर बैठक खत्म होते ही बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव में टिकट देकर मुकाबले के लिए जिस कैंडिडेट को कदम आगे बढ़ाने का हौसला दिया, उसे शाम ढलने से पहले कदम वापस खींचना पड़ा। घड़ी की सुई के पार्टी के लिए सियासी संकट की ओर इशारा करने से पहले ही नए कैंडिडेट का नाम भी घोषित कर दिया गया। अब इस उथल पुथल में पार्टी और उसके प्रत्याशी को जनता का कितना साथ मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। उधर बैठक के बाद बिहार में गठबंधन की गांठ कितनी मजबूत होती है, इसका जनता को कितना और पार्टियों को कितना फायदा होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि एनडीए की बैठक और बांकीपुर के उम्मीदवार का बदलना क्या संकेत करता है। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से कृष्णा पटेल जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से मधु मंजूरी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल जी, आप ही से सवाल कि बैठक के तुरंत बाद पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया, क्या संकेत है ये? दीपक जी, आज जो ये चर्चा हम कर रहे हैं, ये चर्चा एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे हो रहा है जिस पे पूरे तमाम राष्ट्र की नज़रें टिकी हुई है और जो विपक्षी खेमा है वो इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयत्न और प्रयास भी कर रहा है। देखिए, आज जो हमारे जो उम्मीदवार थे अभिषेक बंटी जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की कि वो पारिवारिक कारणों की वजह से आज वो आगे भविष्य में चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस साख की भी चिंता नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या बीतने वाला है। 10 मिनट के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमात की राजनीति करती है और 10 मिनट के अंदर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व ने एक ऐसा अहम फैसला लिया जो सबके दिल को जीतने वाला एक विषय बन गया है। हमारे एक मंडल अध्यक्ष जिनका नाम की चर्चा चल रही थी और जो कैंडिडेट जिनको प्रत्याशी घोषित भी किया जा चुका है, वो सोमवार को अपना नामांकन करेंगे और निश्चित रूप से बिहार और बांकीपुर की जनता जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि उनके जो बारात है उसका दूल्हा है वो कैसा होगा, तो आने वाले समय में वो शानदार भी होगा, जानदार भी होगा और अपने जीत के परचम को लहराकर वो जिंदाबाद भी कहलाएगा। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि जब भी पार्टी किसी भी प्रत्याशी की जब घोषणा करती है तो घोषणा करने से पहले भारतीय जनता पार्टी बारीकी पे भी ध्यान देती है और प्रत्याशी की भावनाओं का भी कदर करती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में दिया है और जो मजबूती का जो सेतु है उसको और मजबूत किया है, उस विश्वास की डोर को कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कभी भी मुख्य धारा से जोड़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर क्या पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होती है कि किसी का भी नाम घोषित कर दिया जाए, ताकि बाद में इस तरह से जनता के बीच थोड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति खड़ी हो जाए कि हमने पार्टी प्रत्याशी उतारा और पार्टी प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम वापसी की घोषणा कर दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी निर्णय को लेती है, एनडीए खास करके अपने प्रत्याशी को लेकर, तो वो निश्चित रूप से वो चर्चाएं होती है और वो जो संभावित बातें होती हैं वो प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है कि प्रत्याशी आगे उस रेस में कितनी तेज़ी से आगे चल पाते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा इस बात को कि मैं पारिवारिक कारणों की वजह से चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हूं, तो वो उनका व्यक्तिगत और निजी निर्णय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक बात आपको और बताऊं, जिस प्रत्याशी की घोषणा की गई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 10 से 15 मिनट के अंदर नए प्रत्याशी की घोषणा हो गई। यानी कि जो जमात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उस जमात में दम है और जनता के संपर्क में और जो मनोबल है, जिस मंडल अध्यक्ष को जो प्रत्याशी बनाया गया है वो एक ऐसे कार्यकर्ता है जो घर घर में घूमकर अपने प्रचार को उन्होंने पूर्व विधायक या राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के लिए किया था। आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और एक बहुत अच्छा संदेश है कि हमें प्रत्याशी चुनने में हमारे पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है और हम किसी को भी जो लायक होता है उसको हम मुख्य धारा से कभी भी जोड़ सकते हैं। चलिए, हम कृष्णा जी से भी जान लेते हैं। कृष्णा जी, सहयोगियों की ओर से साझा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, आपके पार्टी के नेताओं की ओर से समर्थन में बयान भी आने लगा, फिर अचानक पता चलता है कि प्रत्याशी बदल दिया गया। ये आप कह सकते हैं कि उनकी पार्टी की सीट पर उनके पार्टी को अवसर दिया गया कैंडिडेट उतारने का। आप समर्थन की भूमिका में थे, बतौर सहयोगी साथ देने की भूमिका में थे, साथ दे रहे थे, लेकिन बैठक हुई कोऑर्डिनेशन बनाने की और इधर दूसरी ओर
कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा बांकेपुर उपचुनाव को लेकर। तो ये एक तरफ बैठक में कोऑर्डिनेशन, दूसरी पर कोऑर्डिनेशन का अभाव, कैसे तालमेल पर जनता भरोसा करे कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, कोऑर्डिनेशन का कोई अभाव नहीं है। जहाँ तक व्यक्तिगत कारण है तो एकाएक आवश्यक कारणें आती है, पारिवारिक कोई भी कारण आता है। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई भी प्रत्याशी मानसिक रूप से अगर मजबूत नहीं है पारिवारिक कारणों से, तो सही हुआ ना कि यह तो दिखाया कि उनकी कर्मठता, पार्टी के प्रति समर्पण भाव, कि हम उतने मानसिक रूप से सक्षम नहीं पारिवारिक कारणों से, तो उन्होंने तुरंत अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबते से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया, एनडीए परिवार को अवगत करा दिया। तो हमारे पास जमात की राजनीति होती है, तो एक जमात है हमारे पास, तो वैसे कैंडिडेट को तलाशने में कोई समय हमको लगता नहीं। हम उस घटक दल के सहयोगी हैं, तो हमारे पास एक बड़ा पार्टी है, बड़ा परिवार है। तो बंटी जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम सम्मान करते हैं, और नए प्रत्याशी जो नीरज कुमार सिन्हा जी आए हैं उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं कि अब जनता उनको एनडीए प्रत्याशी के रूप में बढ़ चढ़ करके अपना मतदान करेगी और जनता तय करेगी। बिल्कुल, ये तो बांकीपुर वाली बात आपने कह दी। दूसरी ओर जो बैठक की बात हुई थी उस पर भी थोड़ी आपकी राय हम जान लेते हैं। पार्टी का क्या रुख है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेशन बनाने की कवायद हो रही है सरकार और राजनीतिक दल के स्तर पर। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर जो काम हो सकता है उसको लेकर इतना बड़ा तामझाम क्यों? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के नहीं थी। ये तो जानते हैं सब लोग, एनडीए परिवार के लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि ये पूरी तरह से ये इलेक्टेड सीट है। तो यहाँ पर जो बैठक हुई ये संगठन और सरकार के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए हुई। जितने भी घटक दल के जो जिला अध्यक्षगण थे उनको बुलाया गया और संगठन और सरकार के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित किया गया कि जो सर्वांगीण विकास होना है बिहार का, जनहित के कार्यों को कैसे हम बल दें, इस पर विचार किया गया और इसी दिशा में आज की बैठक हुई। जो सारा बैठक का एक जो रिजल्ट निकला वो सकारात्मक है। चलिए, हम थोड़ा मधु जी से भी जान लेते हैं। विरोधी थोड़ा पैनी नज़र बनाए रखते हैं मुकाबले में कौन है इस पर, और उस तरफ क्या हलचल हो रही है इस पर। मधु जी, काफ़ी हलचल हो रही है। एक तरफ सरकार सहयोगियों के साथ राजनीतिक मोर्चे पर भी तालमेल बिठाने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ बांकीपुर में थोड़ी उथल पुथल देखने को मिल गई। आपके पार्टी के प्रत्याशी भी मुकाबले के लिए मैदान में मौजूद हैं। किस तरह से इन पूरी परिस्थितियों को देखा जा रहा है? दीपक जी, देखिएगा कि जब से हुआ था कि इलेक्शन होना है, बांकीपुर में बाई इलेक्शन होगा, तब से ही हमारे यहाँ प्रत्याशी रेखा गुप्ता ही रहेंगे, रेखा कुमारी गुप्ता ही रहेंगी, ये फाइनल था। उस समय से ही रेखा कुमारी गुप्ता अपना फील्ड में थी, अपना जैसे भी लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। लेकिन जहाँ ये सबसे लास्ट में बीजेपी यहाँ पे कैंडिडेट देती है, कैंडिडेट देने के बाद नॉमिनेशन के बाद बोलती है कि कैंडिडेट बदल दिया गया, और मीटिंग बैठक होती है और के बाद कैंडिडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते नहीं। क्या ये नहीं लगता है कि लोगों को, जनता को आप लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? किस तरह से कुछ होता है तो निजी कारणों से अचानक से 1 घंटा में निजी करना, और अचानक से 10 मिनट में कोई नया कैंडिडेट भी आ जाता है। कैंडिडेट हम मानते हैं कि 1000 कैंडिडेट सभी पार्टी में रहते हैं, लेकिन जो ये तुरंत में डिसाइड कर लेना, तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि प्री प्लानिंग है कि इनको हटा करके इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके और किसको करना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बांकीपुर विधानसभा को लेकर के डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो कैंडिडेट है वो नहीं निकाल पाएगा। 2 कैंडिडेट सामने में, मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद ये नहीं निकाल पाएगा। इसी तरह से कहीं ना कहीं ये है बीजेपी का, ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी बीजेपी ने, देखेंगे कि आप हमारे जो भोजपुरी हीरो है उनको भी दिया था, अभी जाकर के एमएलसी बनाया, उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया था। तो इनको जो इनके यहाँ जो लोगों का ऐसा कोई आम बात नहीं है, लगातार होते रहता है। लेकिन जिस तरह से लिपापोती ये कर रहे हैं, ये बांकीपुर की जनता हो या तो पटना की जनता, बिहार की जनता को पता है कि किस तरह से जनता पे लिपापोती क्या। कहीं ना कहीं इन्हें डर था कि ये जो कैंडिडेट है ये नहीं निकाल पाएगा, इसीलिए इनके डर की वजह से कैंडिडेट बदला गया है। चलिए राहुल जी, हवाओं का रुख भांप कर तुरंत पार्टी ने पलटी मार दी। मधु जी तो इसी नज़र से देख रहे हैं।
देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जैसा कि नहीं, हमारे लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं ना, आपके तरफ जो हवा बही उसे भांप कर अंदाजा लगा रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि एक ईमानदार छवि और एक ऐसा व्यक्तित्व जो सारे सवालों का जवाब एक बार में दे गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अपनी जो व्यवस्था है, जो अपनी अवस्था है, उसको उसने सबके सामने बहुत ही ईमानदारी छवि के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे विपक्षी खेमे के जो लोग हैं, वो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि जब जो सामने जो पार्टी है उसकी लड़ाई में कुछ अगर कमी आती है तो जाहिर तौर पे वो उसकी वो चर्चा करते हैं और उसमें एक पॉलिटिकल माइलेज निकालने का प्रयास करते हैं, और वो चाहेंगे कि बांकीपुर विधानसभा के अंदर उनको पॉलिटिकल माइलेज मिले इस बात को लेकर। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हवा का रुख अगर शांत हुआ है तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत तेज और जोरदार आंधी आने वाला है, और वो बारिश के साथ आएगा। और निश्चित रूप से कि सावन की जब वो पहली घटा छाएगी उस समय हमारा जो प्रत्याशी है वो जीत कर आएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जहां तक ये आपसी कोऑर्डिनेशन की ये बात कर रहे हैं, क्या आरजेडी इस बात को स्वीकार करेगी आपके सार्वजनिक मंच से, इस बात को कि इनके अंदर जो महागठबंधन के लोग हैं इनके साथ हैं? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहती है कि हमसे तो पूछा भी नहीं गया कैंडिडेट देने के पहले और डायरेक्ट कैंडिडेट दे दिया, जबकि और तेजस्वी यादव जी के सामने, आरजेडी के सामने ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो फिर प्रतिपक्ष का जो नेता का जो सिंगार इनके सर चढ़ा है वो कहीं और चला जाएगा। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि आरजेडी कभी नहीं चाहेगी इन चीजों को वास्तविकता में बदलने के लिए। ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो बीजेपी की क्या दुर्गति होगी, ये आपने सोचा है? शुरुआत ही आपने ऐसे कर लिया है कि आगे सवाल खड़े होने का भरपूर अवसर मिलेगा। एक तो इस प्रक्रिया पर, जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया बीजेपी की बताई जाती है कि पूरी कमेटी है, कमेटी में कुछ नाम आते हैं, उन नामों को चुना जाता है। तो अगर कोई कैंडिडेट खुद को अनफिट मानता है तो वो आवेदन ही क्यों करेगा प्रत्याशी के चुनाव को लेकर, और अगर आवेदन करता है तो पार्टी पूरा परीक्षण निरीक्षण नहीं करती है। जो मधु जी कह रही हैं कि पहले से प्री प्लान्ड था कि एक व्यक्ति को उतार कर माहौल भापा जाएगा, फिर दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह उतार दिया जाएगा, 10 मिनट में कौन सा कैंडिडेट फाइनल हो जाता है, ये भी सवाल उठता है। दीपक जी, जो आपसी समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं वो महागठबंधन के लोग हैं, और दूसरे के घर में झांक कर ये टेम्परेचर नाप लेना कि उनके पास तैयारी क्या क्या है, तो ये पटीदार का काम होता है। और खैर, राजनीति में हमारे पटीदार वो निश्चित रूप से हैं। पटीदार बिहार की सत्ता के हिस्सेदार वो हैं, आपके साथ। अब मैं आपको अब बताना हूं कि उस संघर्ष को भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जो संघर्ष अभिषेक बंटी जी ने किया था 2023 में जब हम विपक्ष में थे। उस समय अभिषेक बंटी जी के ऊपर जो लाठियां चली थी वो काफी वायरल हुआ था, वो फोटो, उसकी भी एक चर्चा होनी चाहिए, उनकी सराहनीय कदम की चर्चा होनी चाहिए और उस दुख की भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन संवेदना प्रकट करना अगर हमारे विपक्ष को नहीं आता है तो वो खींचातान कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वो इन दोनों यूरोप का मजा ले रहे हैं और अपने गठबंधन के लोगों को छोड़ रखे हैं कि तुम आपस में समझो कि क्या करना है। आप अगर उनके मजे पर नजर डालेंगे तो आपके लिए यहाँ परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही कुछ माहौल ठीक नहीं दिख रहा है। कृष्णा जी, एक बार सहयोगी भी जरूर चौंके होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। नहीं, हम लोग पूरी तरह से एक जो एनडीए परिवार में उसमें एक समन्वय स्थापित रहती है। इनके जैसा महागठबंधन में जो ठगबंधन की बात जो चलती है, जिस प्रकार से कांग्रेस आज नाराज चल रही है, कांग्रेस ने खुल करके कहा कि इस विषय पर हमसे कोई चर्चा नहीं किया गया, तो हमारा एनडीए परिवार में तो शुरू से ये तय था कि यहाँ पर जो इलेक्टेड सीट है एनडीए परिवार का जो बीजेपी, उनके खाते में ये सीट जाना है। अब वो बीजेपी को तय करना है कि आप कौन सा कैंडिडेट दे रहे हैं। आप समर्थन करेंगे? हम समर्थन करेंगे और समर्थन हमारा भरपूर है। बबलू जी थे तब भी समर्थन था, आज नीरज जी को किया गया, क्योंकि बबलू जी ने समय रहते हुए ये हर किसी में ऐसा कलेजा नहीं होता है, ऐसा दरिया दिली नहीं होती है। यहाँ तो है कि अगर मौका मिला तो भाई मौका को झपटा कैसे जाए। यहाँ पर उनकी निष्ठा को जिस प्रकार से तारीफ किया जाए वो कम होगी कि वो समय रहते हुए वो अपनी निष्ठा को, पार्टी के प्रति समर्पण भाव को दिखलाया कि हम मानसिक रूप से, पारिवारिक कारणों से स्वस्थ नहीं हैं।
चुनाव को झेलने में हम सक्षम और सहज नहीं है। तो उनकी निष्ठा दिखलाती है, पार्टी के प्रति समर्पण दिखाता है, एनडीए परिवार का भविष्य को वो देख रहे हैं। नहीं, ये भी दिखाता है ना कि पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता खुद को एक अकेला महसूस करता है, उसके साथ पूरा संगठन खड़ा है, ये उसको आभास नहीं कराया गया। तब तो कृष्णा जी आप मान रहे हैं ना कि वो खुद को चुनाव लड़ने के योग्य नहीं मान रहे हैं। पूरे संगठन के वो चेहरे के तौर पर थे, उन्हें थोड़ी कुश्ती लड़नी थी कि लंगोटा कसा और मैदान में उतर गया, पटखनी देनी है, ऐसे थोड़ी लड़ाई होती है। ये तो जनता के बीच पार्टी का प्रतिनिधि के तौर पर वो पहुंचे हैं कि आप मुझे जनप्रतिनिधि चुन लीजिए। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि जब नॉमिनेशन होने गया था तो उस समय अकेले अभिषेक बबलू जी नहीं गए थे, बंटी जी नहीं गए थे, पूरी एनडीए परिवार और जितना हुजूम जुटा था। मैं पूछना चाहता हूं मधु जी से कि आपके प्रत्याशी के पास कितने हुजूम थे? भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से उनको लगा कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, हम इस चुनाव को फेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनकी भावना थी। और ये दिखलाता है उनकी निष्ठा को, पार्टी के प्रति समर्पण भाव को। तो उनकी इस भावना को सराहना होनी चाहिए। यहाँ तो मारा पिट्टी है, दोनों में गठबंधन में लड़ाई है। कांग्रेस का कहना है कि हमको पूछा नहीं गया, हमको बोला नहीं गया और अपना भाई कैंडिडेट तय कर दिए गए। राहुल जी दूल्हे की बात कर रहे हैं तो उधर चलिए, दूल्हे के फूफा और चाचा और मामा थोड़े नाराज होंगे, लेकिन जब शादी ब्याह की बात है तो एक पंगत में बैठकर खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे। मधु जी क्या कह रही हैं आप? विरोधी पक्ष पर इनकी ज्यादा नजर है, अपने खेमे में क्या खलबली मची हुई है उसे कह रहे हैं कि उसे मत देखिए। मतलब बात देखिए, यहाँ पे पिछले इलेक्शन में रेखा कुमारी गुप्ता लड़ी थी वहां से, है ना, आरजेडी से, और उसके बाद वो हारती हैं। फिर बाई इलेक्शन होता है, रेखा कुमारी गुप्ता फिर से कैंडिडेट बनाई जाती है। इनके यहाँ कैंडिडेट का चयन इतने लेट से होता है, होने के बाद जिस के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री सारे नेता सब लोग आते हैं और उसके बाद वो नॉमिनेशन वापस ले लिया जाता है। इसका मतलब उसी दिन पता चल जाता है कि इनका जीत नहीं होना है, उसको आधे हारने की बात है। और उसका ठिकरा आरजेडी पे फोड़ना या महागठबंधन पे फोड़ना, हमारे नेता कहाँ है कहाँ नहीं, उससे क्या मतलब? हमारा कैंडिडेट है, फील्ड में है, कैंडिडेट लड़ रहा है, उसके साथ सारे लोग हैं, सब लोग उनके साथ लड़ रहे हैं और कैंडिडेट हमारे तरफ से पक्का है, मजबूती के साथ लड़ रहा है। ये नहीं कि आपके तरह डर करके भाग गया। इसका मतलब कि बीजेपी पे भरोसा नहीं था आपका कैंडिडेट का। और जो कह रहे हैं कि किसी निजी कारण से, कोई निजी कारण नहीं होता है। जब किसी को मतलब विधानसभा का टिकट मिले और वो भी बांकीपुर विधानसभा जैसे बीजेपी से, और वो बहाना करे कि निजी कारणों से, इसका मतलब इसके अंदर कुछ कमियां होंगी, या तो कोई करप्शन में लिप्त होंगे, या तो कुछ इस तरह का हो सकता है। अदरवाइज फिर हो सकता है बीजेपी का दबाव होगा, क्योंकि बीजेपी ने भाप लिया कि ये हार जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो इस तरह की जो बातें जो है ना, और इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब अपना दूल्हा बदल गया, किसके बाराती में कौन खा रहा है, जैसा कि दीपक जी ने बोला कि किसके पंगत में कौन खा रहा है, इस पे आपको ज्यादा चिंता है। इस पे आपको चिंता नहीं है कि आपका रातों रात दूल्हा बदल जाता है। भाई तो दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले एक उंगली उठाते रहे तो 3 उंगली आप पे भी उठता है। राहुल जी बताइए क्या हो रहा है? भरोसा ही नहीं है कैंडिडेट को, बीजेपी पे भरोसा ही नहीं है, कैंडिडेट छोड़ के चला गया कि हम बीजेपी से हार जाएंगे, अपनी इज्जत गंवाने से अच्छा है कि छोड़ देना चाहिए। तो जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं आप लोग दोनों जन मिल करके, तो इल्जाम आरजेडी पे मत लगाइए, महागठबंधन पे नहीं लगाइए। हमारा महागठबंधन के कैंडिडेट पहले से था और हमारा सीट था, आरजेडी का सीट था, आरजेडी का कैंडिडेट था, और फिर वही कैंडिडेट को हम रिपीट किए क्योंकि हम भरोसा। मधु जी, इस उठापटक का फायदा आपके कैंडिडेट को मिलेगा? भरोसा नहीं है, कैंडिडेट को भरोसा नहीं है। जी दीपक जी, ये जो बीजेपी खेमे में थोड़ी हलचल मची है, इसका फायदा आपको मिल सकता है? देखिए, फायदा नुकसान तो अलग की बात है, लेकिन जहां भरोसा अलग दूसरी बात है कि इनको या तो पार्टी को कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, कैंडिडेट को पार्टी पे नहीं भरोसा। ये दोनों मिलकर के पहले तो ये क्लियर करें ना। ये बड़ी बात है, भरोसे को ठेस पहुंची है इस कदम से। अब क्या रणनीति रही है ये तो जनता के सामने खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर रणनीति रही है तो वो कहीं बैकफायर ना कर जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मधु जी इसी ओर इशारा कर रही हैं। राहुल जी, एक तो दूल्हा बदलने पर सवाल उठ रहा है कि आपने कहा कि चलिए दूल्हे की बात कर लेते हैं, तो ऐन मौके पर दूल्हा बदल दिया गया। अब शादी ब्याह में इस तरह के मामलों को लेकर तो खटपट होगी ही, जनता कैसे भरोसा करेगी? भरोसा तोड़ा है आपने।
देखिए, विपक्ष के लिए मेरी एक सलाह है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। अब जो बांकीपुर की विधानसभा की जनता के लिए है, तो उनके लिए शुरू से 2005 से ही अगर बात की तो नितिन नवीन जी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और उनके जो विश्वास है, वो विश्वास का जो सेतु है वो आज भी नजर आ रहा है। और जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीत हासिल कर कर एक शानदार परचम लहराएंगे। और हम जब 3 तारीख को आपके साथ बैठेंगे, उस समय इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आपके स्टूडियो में विपक्षी खेमे के प्रवक्ता भी ना मिले। मैं आपको एक बात और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में खास करके जब भी किसी कैंडिडेट की घोषणा की जाती है, तो उसके लिए पूरा सिस्टम, जो हमारे 5 पांडव है, सब एकत्र होकर लगे रहते हैं। हम में से किसी ने आज तक मीडिया के समकक्ष आकर कोई कंप्लेंट किया क्या, किसी प्रकार का आपने बयान सुना क्या? लेकिन आप विपक्षी खेमे में ये चीज़ जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे रेस में नंबर 1 बनने की कवायद है। और मैं फिर कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि वो रण छोड़कर जा चुके हैं, और अपने सेना को उन्होंने लगा रखा है, जो आने वाले भविष्य में वो किला ध्वस्त पाएंगे। बांकीपुर का किला बीजेपी के लिए ध्वस्त ना हो जाए इस चक्कर में। मैं आपको बता देना चाहता हूं दीपक जी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, जब इतनी सेफ सीट है तो कोई कैंडिडेट क्यों अपना नॉमिनेशन? मधु जी कह रही हैं कि हर पार्टी में हजारों लोग एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए वर्षों संघर्ष करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जिसे टिकट दिया गया वो टिकट वापस कर दे तो या तो पार्टी पर भरोसा नहीं है, या पार्टी को प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है, और 5 मिनट में कैंडिडेट बदल दिया गया। भरोसे पर जो चोट लगी है, आप कह रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो आपके अंगने में ताक झाक करना ही उनका काम है। दीपक जी, इस बात की वास्तविकता जो बांकीपुर की है, वो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और मैं आपको पुनः आपके चैनल के माध्यम से बांकीपुर की जनता जन भावना से आप कैसे जुड़ेंगे? 2 दिन तक जनता ने जश्न मनाया, अभिषेक बंटी लोगों के बीच जा रहे थे, पूरे सभा में उन्हें सम्मानित किया गया। जेडीयू के नेता थे, बीजेपी के नेता थे, आरएलजेपी के, हम के सभी के नेता थे। कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया, उनके समर्थन में बयान दिए गए, फिर वो भरोसा टूटा है। ये जो निर्णय है, ये निर्णय स्वयं प्रत्याशी का रहा है, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया है पारिवारिक कारणों की वजह से, जो सार्वजनिक पटल पे ये स्पष्ट भी है। नहीं, वो स्पष्ट है, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए, दिखाने, वो कहते हैं ना, एक बहाना जरूर चाहिए। अब पेट दर्द करने का बहाना बनाकर आप स्कूल नहीं गए, लेकिन पेट दर्द असली कारण नहीं है, असली कारण है कि आपको सिनेमा देखने जाना है। तो ये स्थिति बनती दिख रही है यहाँ। लोग समझ रहे हैं कि बहाना बनाना और बहाने के पीछे की वजह क्या होना, वो नकारात्मक भाव बीजेपी प्रत्याशी के प्रति चुनाव पूर्व जनता के बीच दिखने को मिल रहा है। देखिए, मानने के लिए और विचार में अपने आप को स्थापित करने के लिए जो बातें आप कह रहे हैं वो सही हो सकती है, लेकिन मुझे कुछ स्थापित नहीं करना है। भारतीय जनता जो समझ पा रही है वही मैं भाव आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कृष्णा जी, एक छोटी सी बात है, उपचुनाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटे से विधानसभा सीट पर, और वो भी तब जब सरकार सेफ साइड में है, वो सीट जिताऊ सीट है, सेफ सीट है, उसके बावजूद इस तरह का उठापटक देखने को मिल गया। तो अब जब कोऑर्डिनेशन को लेकर दूसरी तरफ बैठक करते हैं सीएम, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां खुद मौजूद रहते हैं, सीएम की सराहना करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात होती है, सभी जिलों में तालमेल बिठाने की बात होती है, तो ये तालमेल को लेकर कैसे भरोसा कायम कर पाएंगे? इधर तालमेल का अभाव, उधर तालमेल कायम हो, कैसे हो पाएगा? तालमेल का अभाव कहाँ है? ये दिखाती है कर्जकर्ताओं की कर्मठता और उनका विश्वास, पार्टी के प्रति समर्पण। जो निर्णय ले लिया गया वो मानना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है पार्टी नहीं, 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 जो निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया और उनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन जनता के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में अभिषेक बंटी जी को आना है, और पार्टी ने उनको तय कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति की, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी जो कलेजा है, चलिए वो समझ गए कि पार्टी ने, चलिए साहस को, एक नहीं 5 कैंडिडेट फाइनल किया कि 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, तो अब पार्टी 2 नंबर वाले कैंडिडेट के साथ चुनाव में जा रही है ना, तो पार्टी की वो क्रेडिबिलिटी कैसे बरकरार रहेगी? पार्टी के सामने पार्टी की ये ऐसी स्थिति है, मजबूती है
कि 1 नंबर को टिकट दिया जाए या 5 नंबर को टिकट दिया जाए। इस प्रकार से बिहार में एनडीए सरकार ने जनता के हित में, जनहित में कार्य कर रही है कि वो कैंडिडेट को जितना तय है ये तय करें कि रेखा गुप्ता जी और प्रशांत किशोर जी के बीच में उधर जाने की जरूरत नहीं है। है। आप जनहित में कार्य की बात कर रहे हैं, अगर वो सही से होता तो फिर क्या इस बैठक की भी जरूरत थी जो मुख्यमंत्री आवास पर हुई है? जनहित के कार्य भी शायद सही से नहीं हो पा रहे हैं, उसे सही करने को लेकर एक प्रयास हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि हमारा जो गठबंधन है, एनडीए परिवार है, वो सबों का एक समन्वय से चलती है। यहाँ पर वन मैन आर्मी शो नहीं चलता है जैसे कि राजद करते हैं। जो कांग्रेस में और महागठबंधन में जो ठगबंधन की बात होती है वो ये दिखलाता है। हमारी यहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, सबके साथ मिलकर साथ साथ काम किया जाता है। एनडीए अटूट है, एकजुट है और मजबूत है। मधु जी, सबके समन्वय से काम होता है, कोई एक व्यक्ति निर्णायक भूमिका में नहीं होता इस तरह जैसे आरजेडी में होता है, एक व्यक्ति ने फैसला कर लिया तो वो पत्थर की लकीर। इस पर जल्दी से छोटा सा जवाब आपका चाहेंगे। दीपक जी, सबसे पहले तो देखिएगा कि आप सोच सकते हैं उस इंसान के बारे में, उस कार्यकर्ता के बारे में जो नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन करने के बाद उसे 2 दिन में छोड़ना पड़ रहा है। जो लोगों के बीच में आए थे, सब लोगों ने माला पहनाया था, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, इन पे भी इनकी बात करनी चाहिए। और जहां बात आता है कोऑर्डिनेशन के, तो हमारे यहाँ हमारा सीट था, हमारे कैंडिडेट पहले भी थे, आज भी वही कैंडिडेट है और लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जो इस तरह से ये डायलॉग जो मार रहे थे ना अभी, तो हम भी इनको एक डायलॉग मारना चाहे, कल जो तुम्हारा था कल हमारा होगा और आगे किसी और का भी होगा। तो कल इनका था लेकिन आज हमारा होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, हमारे कैंडिडेट जो है आदरणीय रेखा गुप्ता जी बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर के आएंगे, क्योंकि पिछला इलेक्शन से वो लगातार जनता के बीच में रही हैं और वो काम करते रहे आ रही हैं। चलिए, समय अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी, राहुल आनंद जी, कृष्णा पटेल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ जनहित के कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई ताकि एक बेहतर सामंजस्य बिठाकर सरकार की योजनाओं को सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित किया जाए, जिससे सरकार और सहयोगी दलों की छवि बेहतर हो। तो दूसरी तरफ बांकेपुर उपचुनाव में सामंजस्य की कमी देखने को मिली। निर्णायक भूमिका में रहने वाली बीजेपी में निर्णय को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी, ये अब सवाल खड़ा हो रहा है और इस सवाल का जवाब जनता के बीच पारिवारिक कारण के माध्यम से जवाब देना जचता नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि ये बीजेपी की रणनीति थी जो आगे रंग लाएगी या फिर ये रणनीति नुकसान पहुंचाएगी। नजर हमारी बनी रहेगी, सवाल बरकरार रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।